हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है डिलेड मैरिज और लेट मैरिज। तो डिलेड और लेट मैरिज के बारे में मैंने प्रीवियसली भी एक दिन बात की थी और एक वीडियो अपलोड किया था जो आप लोगों ने देखा होगा। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट टॉपिक है। जनरली लोग हमारे पास आते हैं और मेरे पास कितने ही नेटिव आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी मैरिज हो रही है, होने के लिए बात चल रही है, मगर बात चलते चलते एंड में बगैर किसी रीजन के टूट जाती है, या लड़की वाले लड़के वाले कोई भी हमें जवाब नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते। और इस तरीके से ये सिलसिला एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे समय तक चलता रहता है। सालों साल लोग परेशान होते रहते हैं कि सब जगह बात चलती है, सारी बातें ठीक चल रही होती हैं, मगर लास्ट मोमेंट पे ना ही तो लड़की वाले कोई जवाब देते कि भाई क्यों वो नहीं करना चाहते। तो विदाउट रीजन रिश्ते टूट जाते हैं और शादी नहीं हो पाती, और उस वजह से डिले या लेट मैरिज होती है। इसकी रेमेडीज भी यदि कोई पूछना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनल मैसेज करेगा, तो मैं उसे रेमेडीज बता दूंगा। एक सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी क्वेरीज ना भेजें इससे रिलेटेड, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है। वहां पे आप जो भी चीज भेजेंगे, मैं जो भी बताऊंगा, वो सब लोगों को आपके बारे में पता चलेगी। इसलिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ही आप मैसेज करें, और मैसेज करें, प्लीज कॉल ना करें। कॉल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास रोजाना 50 के अराउंड कुंडली आती है, और आप जब कोई भी क्वेरी भेजते हैं तो उसके बाद वेट करें, अराउंड 1 वीक का टाइम कम से कम लगता है। चलो मैं शुरू होता हूँ। ये बहुत ही आज के टाइम पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर लोग जिनके यंग बच्चे हैं वो इस बात से परेशान हैं कि हम बात कर रहे हैं, और सभी लोग परेशान हैं ऑलमोस्ट। और लड़की और लड़कों में बात हुई, कईयों की बात हो भी जाती है, थोड़ा आगे बढ़ती है, बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, और इसके बाद वो फिर टूट जाती है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशंस हैं ये। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में रिसर्च करके और बुक्स और क्लासिक्स के बेस पर ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, उन्हें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला कॉम्बिनेशन होता है जो लेट और डिलेड मैरिज है। उसका रीजन मैंने बताया कि बात हो रही है और होते होते टूट जाती है, तो डिले तो होगी होगी मैरिज। तो एक सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में पास पास है, तो ऐसा होगा। पास पास होने का मतलब जब भी चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है, मेलिफिक हो जाता है। मेलिफिक हो जाता है तो वो रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी उसकी शुभ की जगह अशुभ काम करेगा। वो चंद्रमा आपकी कुंडली का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, मन का कारक है। जब अशुभ होता है तो ऐसे बच्चों का आपने रिश्ता तय कर दिया तो उसका माइंड डाइवर्ट करेगा लड़की या लड़के का, उसके मन में स्थिरता नहीं होगी। वो कोशिश करेगा, उसके मन में डाउट रहेगा कि मैं ये रिश्ता करूं या नहीं करूं, और अल्टीमेटली वो फिर टूट ही जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा की आप स्थिति देखिए, दोनों के बीच में यदि कुंडली में आप डिग्री देख लीजिए। जो लोग बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें। आप सूर्य और चंद्रमा देख लीजिए, दोनों के बीच में यदि 3 भावों का अंतर हो कुंडली में, 3 भाव गिन लीजिए, जैसे यहाँ पे सूर्य यहाँ पे और चंद्रमा यहाँ पे, तो 1 2 3, इससे ज्यादा ये पास पास हैं, 3 भाव तक है, तब तक मानिए कि वो आपका दोनों नजदीक माने जाएंगे, दे आर नियर टू ईच अदर। और आपका अशुभ होगा चंद्रमा। और डिग्री देखना यदि आता है तो दोनों की डिग्रीज में 96 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस है तो चंद्रमा शुभ होता है, और 96 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो चंद्रमा अशुभ होता है। और जब कुंडली में चंद्रमा अशुभ होता है तो ऐसे पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं होता। उसके दिमाग के अंदर जो आइडियाज आते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। आज कुछ सोच रहा है, कल कुछ सोचेगा, परसों कुछ सोचेगा, और वो बहुत सारी चीजें बात का बतंगड़ माइंड के अंदर क्रिएट कर लेता है। छोटी बात को बड़ी और बड़ी बात को छोटी कर लेता है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है ऐसे केसेस में, और उसका रीजन है चंद्रमा, कि वो पर्सन एक्चुअली स्टेबल नहीं होगा, उसके माइंड में डाउट रहेगा और वो रिश्ता टूट जाता है। और ऐसे लोगों की मैरिज इसलिए डिले होती है। तो सन और मून दोनों एक दूसरे के करीब हो, करीब का मतलब केवल हाउसेज के हिसाब से देखें तो दोनों में कम से कम 3 हाउसेज का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब सपोज सन यहाँ पे और चंद्रमा यहाँ पे, बीच में 3 हाउस आ रहे हैं, तो चंद्रमा शुभ होगा ही होगा। और यदि दोनों पहले एक दूसरे से एक दूसरे हाउस में, थर्ड हाउस में हो,
तो चंद्रमा अशुभ हो जाता है। डिग्रीज देखना आता है तो 96 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा है सन एंड मून आर एफ्लिक्टेड। किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही यदि पीड़ित हो, अफ्लिक्टेड मीन्स पीड़ित हो, तो ऐसे नेटिव की मैरिज में भी डिफिकल्टी आती है, उसके आते आते रिश्ते बनती बनती बात बिगड़ जाती है। अब इस कुंडली का एग्जांपल लीजिए। यहाँ पे सन यहाँ पे 7वें भाव में बैठा हुआ है, उसके साथ देखिए ये मार्स बैठा हुआ है, मंगल। तो ये वैसे मांगलिक हो गया है नेटिव। तो सन के साथ मंगल आ गया तो सूर्य यहाँ पे अफ्लिक्ट हो गया। अफ्लिक्ट का मतलब कोई भी अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह में मेनली हम मान के चलते हैं सूर्य, वो सॉरी मंगल, सैटर्न और राहु तो अशुभ है ही। सूर्य को भी क्रूर ग्रह मानते हैं तो ये भी अशुभ ही है। तो यहाँ पे सन को मार्स अफ्लिक्ट कर रहा है और मून के साथ केतु बैठ गया, ये ग्रहण योग बन जाता है। राहु केतु एक्सिस मतलब राहु केतु जहां पे भी हो उनके साथ जो भी ग्रह होता है वो आपका एक तरीके से अफ्लिक्टेड या पीड़ित माना जाता है। तो इस कुंडली में सूर्य भी अफ्लिक्ट है और चंद्रमा भी अफ्लिक्ट है। फर्दर थर्ड कॉम्बिनेशन है सैटर्न डोमिनेंस इन द कुंडली। शनि या सैटर्न एक स्लो चलने वाला प्लेनेट है। तो सैटर्न का जिस भी नेटिव की कुंडली में डोमिनेंस होता है, मेन पार्ट होता है, उसके सारे काम धीरे धीरे होते हैं, बनते बनते काम रुक जाएंगे। बहुत स्लो स्पीड से सभी काम होते हैं क्योंकि ये सभी सातों प्लैनेट्स में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट होता है सन। तो किसी भी की भी कुंडली में यदि सन सैटर्न का डोमिनेंस हो, शनि का डोमिनेंस हो, तो ऐसी कुंडली में ऐसे नेटिव की भी मैरिज लेट होती है, किसी न किसी बात से रुकावट आती रहेगी। यहाँ पे डोमिनेंस इस कुंडली में देखिए उतना तो कह नहीं सकते, फिर भी ये लग्न लॉर्ड है और लग्न लॉर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये 11वें भाव में चला गया। जब भी अशुभ ग्रह, अशुभ मीन्स सैटर्न, मार्स, राहु उपचय हाउसेस 3, 6, 10, 11 में हो तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसे कहते हैं अच्छे फल देते हैं, मगर सैटर्न हमेशा फलों को डिले कर देता है। ये खुद मजबूत हो गया, उपचय हाउसेस में जाकर ये मजबूत हो जाते हैं, मगर वो किसी भी काम को डिले करेंगे। तो यहाँ पर इस नेटिव की कुंडली में सैटर्न ठीक ठाक है, अच्छी पोजीशन पे है, तो एक तरीके का डोमिनेंस है इसका। बाकी जितने भी प्लेनेट हैं उसके कंपैरिजन में सैटर्न की पोजीशन यहाँ पे काफी बेटर है। पहली बात वो लग्न लॉर्ड है, इसलिए लग्न लॉर्ड अपने आप में ही स्ट्रांग होता है। फर्दर हम देखते हैं फोर्थ कॉम्बिनेशन, सैटर्न कैन डिले मैरिज इफ इट अफ्लिक्ट। शनि यदि किसी मेल की कुंडली में शुक्र को अफ्लिक्ट कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, तो ऐसे मेल की मैरिज डिले हो जाएगी। और फीमेल की कुंडली में मार्स या मंगल को अफ्लिक्ट कर रहा हो तो ऐसी फीमेल की मैरिज डिले हो जाएगी। आप ये देख लीजिएगा किसी भी कुंडली में मार्स को अफ्लिक्ट कर रहा हो सैटर्न, तो यदि फीमेल की कुंडली है तो उसकी मैरिज डिले होगी किसी न किसी वजह से। कोई गुस्से की बातें हो जाएंगी दोनों में, आपस में, लड़के लड़की में या माँ बाप में कोई ऐसी बात हो जाएगी कि एक दूसरे के एम को चोट पहुंचेगी और वो रिश्ता आखिर में नहीं बन पाएगा। मगर मेल के केस में यदि वीनस को एफ्लिक्ट कर रहा है सैटर्न तो वो भी जल्दी से बात नहीं बनने देगा। इस कुंडली में ये एफ्लिक्शन नहीं है इस तरीके का। शनि ना ही तो मार्स को एफ्लिक्ट कर रहा है, ना ही वीनस को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है सभी कॉम्बिनेशन सभी कुंडलियों में होंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लग्न लॉर्ड इन 12th हाउस। लग्न लॉर्ड मतलब इस भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए तो वो भी मैरिज को डिले करता है, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लग्न लॉर्ड जब भी 12वें भाव में चला जाता है तभी भी, 12वां भाव एक्चुअली एक्सपेंसेस का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है, तो उस केस में भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आएंगी किसी न किसी तरीके की और उससे मैरिज डिले होगी। एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात होगी या आपका दहेज से, डॉरी से रिलेटेड बात हो जाएगी। इस तरह की बातों से अब मैरिज में बात नहीं बन पाएगी जब भी लग्न लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए। इसी तरीके से 8th लॉर्ड इन 7th हाउस या 7th लॉर्ड इन 8th हाउस, इस कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है। देखिए ये वाला नहीं है इस कुंडली में, ये वाला नहीं है। 8th लॉर्ड ये हो गया, 5 साइन है, उसका लॉर्ड सन या सूर्य होता है, वो 7th हाउस में हो गया। ऐसे ही यदि 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए तो भी ऐसा होगा। ऐसा कहा जाता है कि छठा, 8वां और 12वां भाव दो स्थान है, इनमें यदि किसी भी भाव का लॉर्ड जाकर बैठ जाता है तो उस भाव की हानि होती है।
इसी तरीके से इन भावों का लॉर्ड यदि किसी भी भाव में चला जाए तभी भी उस भाव की हानि होती है। तो जब भी एट्थ लॉर्ड सेवेंथ भाव में चला जाए तो सेवेंथ भाव से रिलेटेड कार्यकत्वों में डिफिकल्टीज आएंगी, परेशानी आएंगी, अननोन सडन परेशानी आ जाएंगी, बनते बनते बात बिगड़ जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, उसके बाद आपको कोई ऐसी बात पता चल जाएगी जिसकी वजह से आप उसका रिश्ता नहीं करेंगे। इसी तरीके से सेवेंथ लॉर्ड एट्थ भाव में भी चला जाए तो ससुराल पक्ष से जिनसे भी आपकी बात कर रहे हैं उनकी तरफ से रिश्ता टूट जाएगा। तो ये मैंने सर्टेन कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं जो कि इस कुंडली में भी अननोन कुंडली है, कोई मेरे पास रोज आती रहती है तो मैं रिसर्च करता हूँ। तो जो भी रिसर्च होती है मैं किसी भी कुंडली पर लगा कर देखता हूँ, तो वो कॉम्बिनेशन जब काफी ज्यादा 100-200 कुंडलियों पर जब मैं लगा लेता हूँ तब मैं आपके सामने उन कॉम्बिनेशन को लेकर आता हूँ। इनमें कई सारी चीजें मेरी अपनी नॉलेज और रिसर्च के बेस पर है, कई सारी मैं बहुत सारी बुक्स से लेता हूँ, फिर उन्हें लगाता हूँ और इसके बाद जो बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन में आपके सामने लेकर आता हूं। और इनमें कोई भी बनावटी चीज नहीं है, आप ये मानकर चलें। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है केवल वेलफेयर है पब्लिक का, और जो भी लोग सीखना चाहते हैं ये है, अपना प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी यदि आपको ये मेरा चैनल में वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे मेरे को उत्साह मिलेगा कि भाई लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।